राम मंदिर गर्भगृह शिलान्यास पर वित्त मंत्री ने जाहिर की खुशी। पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ का जताया आभार। कहा, संघर्ष करने वालों को मिला सम्मान। बाबा विश्वनाथ जगदीशला डोली रथ यात्रा पहुंची रुद्रपुर। भक्तों ने किया डोली का स्वागत। हरिद्वार से हर साल आयोजित होती है यात्रा। चमोली डीएम ने लिया हेमकुंड साहिब यात्रा का जायजा। बिजली, पानी, शौचालय और साफ सफाई को दुरुस्त रखने के दिए निर्देश। और बाजपुर में सामने आया लव जिहाद का मामला। पीड़ित पक्ष ने काटा कोतवाली में जमकर हंगामा। विश्व हिंदू परिषद ने की आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो हल्द्वानी से मिल रही है, जहां आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी दौरा है और 1 बजे हल्द्वानी पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सर्किट हाउस काठगोदाम में लेंगे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। समीक्षा बैठक में कई बिंदुओं पर अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। समीक्षा बैठक के बाद प्रेस वार्ता करेंगे। चलिए, तो आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी दौरा है और यहां पर समीक्षा भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी दौरा है और यहां पर समीक्षा बैठक लेंगे अधिकारियों के साथ। क्या कुछ समीक्षा बैठक में किन बिंदुओं पर चर्चा कर सकते हैं? बिल्कुल हिमांशु, मैं आपको बता दूं कि आज मुख्यमंत्री आज देहरादून में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अभी उस कार्यक्रम में वो मौजूद हैं। इसके बाद दोपहर को आज हल्द्वानी पहुंचेंगे, जहां पर एक महत्वपूर्ण आज वो समीक्षा बैठक करेंगे। जितने भी संबंधित विभाग हैं जिनको लेकर ये बैठक आयोजित की जानी है, उन सबको आज बुलाया गया है हल्द्वानी में और सर्किट हाउस में बैठक होने जा रही है। और इस बैठक को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि चुनाव खत्म हो चुके हैं। चुनाव के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री सक्रिय साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और आज चुनाव के बाद आज ये पहली बैठक वो कर रहे हैं अधिकारियों की। और जिस तरीके से आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा चल रही है, गर्मियों का मौसम है, चाहे पानी की समस्या हो, सड़कों की समस्या हो, उसके अलावा कई अन्य ज्वलंत समस्याएं हैं जिनको लेकर लगातार यहाँ पर लोगों की एक नाराजगी भी रहती है। विपक्ष भी लगातार सरकार पर आरोप लगाता रहता है। तो लिहाजा वो तमाम ऐसी समस्याएं जिनका निराकरण आज तक नहीं हो पाया है, इन तमाम समस्याओं को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें संबंधित विभागों के सचिव मौजूद रहेंगे, संबंधित अधिकारी मौजूद रहेंगे। और कोशिश आज मुख्यमंत्री की एक बार फिर वही रहेगी कि जो तत्काल जो समस्याएं हैं, तत्काल समस्याओं का निराकरण किया जाए, जो फैसले हैं ऑन द स्पॉट लिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल कैलाश, यहाँ पर लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए खासतौर पर मुख्यमंत्री धामी यहाँ पर बैठक ले रहे हैं, समीक्षा करेंगे। क्या कुछ तमाम निर्देश यहाँ पर दे सकते हैं? प्रमुख समस्याएं जो यहाँ पर लोगों को लगातार झेलनी पड़ रही है, उनको लेकर क्या निर्देश यहाँ पर दिए जा सकते हैं अधिकारियों को? देखिए, बिल्कुल एक चीज हमको समझनी होगी और हमने देखा भी है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री की जो कार्यशैली रही है, कार्यशैली बिल्कुल स्पष्ट है। और अब चूंकि चुनाव हो चुके, एक कहीं ना कहीं बोझ उनके मन में जरूर था चुनाव को लेकर, वो बोझ भी अब खत्म हो चुका है। क्योंकि कल जो मतगणना होगी, मतगणना को लेकर ये तो लगभग स्पष्ट है कि बहुमत किस ओर जा रहा है। हालांकि ये कल यहाँ पर तय होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का अब जो एक बोझ था वो खत्म हो चुका है और एक बार फिर से आज वो गंभीर यहाँ पर फैसले ले सकते हैं, महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से राजधानी देहरादून से उन्होंने अपने ही कार्यालय से शुरुआत की थी, क्योंकि उनके अपने ही कार्यालय में कई ऐसे कर्मचारी थे जो समय पर नहीं पहुंच रहे थे, तो लिहाजा मुख्यमंत्री कार्यालय से ही इनकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद सचिवालय में उन्होंने दस्तक दी थी। आरटीओ दफ्तर से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है कि किस तरीके से आरटीओ दफ्तर में यहाँ पर 80% से ज्यादा जो कर्मचारी थे, जब नदारत मिले तो उनका 1 दिन का वेतन वहां पर काट दिया गया था। तो आज भी वही स्थिति देखने को मिल सकती है कि अगर कोई भी अधिकारी के कार्य से अगर मुख्यमंत्री आज संतुष्ट नजर नहीं आए और जो पूर्व में दिए गए मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश हैं, अगर उन निर्देशों पर अगर पालन नहीं।
बिल्कुल कैलाश, क्या ये भी कहा जा सकता है कि अब सीएम धामी एक्शन में है, क्योंकि चुनाव कार्य पूर्ण हो चुका है और अब कहीं ना कहीं सिर्फ रिजल्ट्स का इंतजार है जो कल आ जाएंगे, और इसी के चलते अब एक्शन में भी है और जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए लगातार अब बैठकें कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं वही उसी बात पर आ रहा हूं। और क्योंकि अब जो रिजल्ट है चुनाव का वो महज औपचारिकता है, क्योंकि जिस तरीके से जो मत प्रतिशत रहा 64%, जाहिर तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि जीत वहां पर कल किसकी होगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जिस तरीके से देहरादून में एक्शन मोड में नजर आए थे मुख्यमंत्री, उसी तर्ज पर आज हल्द्वानी में नजर आ सकते हैं एक्शन मोड पर। कई निर्देश दिए जा चुके थे जब पूर्व में जब मुख्यमंत्री थे। अगर मैं बीते कार्यकाल की बात करूं, 6 महीने का भले ही उनका कार्यकाल था, तब भी उन्होंने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए थे। मौजूदा सरकार बनते ही उन्होंने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए, और जाहिर तौर पर आज उन फाइलों को भी तलब किया जा सकता है जिन फाइलों में मुख्यमंत्री पहले निर्देश कर चुके हैं सचिवों को, अधिकारियों को। और आज अगर उन कार्यों में संतुष्ट नहीं हुए अगर मुख्यमंत्री, तो जाहिर तौर पर कई अधिकारी और कर्मचारियों पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है। बिल्कुल, हल्द्वानी दौरे के अलावा और भी कोई दौरा रहेगा या और भी कोई ऐसे आयोजन है जहां पर शामिल हो सकते हैं मुख्यमंत्री धामी? जी देखिए, आज हल्द्वानी का ही ये प्रस्तावित दौरा था। उससे पहले आज देहरादून में कार्यक्रम है, उसमें भी शिरकत कर रहे हैं मुख्यमंत्री। और रात्रि का जो उनका कार्यक्रम है, रात्रि आज वो अपने जो उनका गृह क्षेत्र है, जो गृह नगर है खटीमा, वहां रहेंगे। क्योंकि कल काउंटिंग होनी है चंपावत में, तो जाहिर तौर पर यह हो सकता है कि आज इसी वजह से वो आज खटीमा जा रहे हों। कल वो चंपावत भी जा सकते हैं, क्योंकि कल वहां पर वोटिंग होनी है, काउंटिंग होनी है, और माफ कीजिएगा, काउंटिंग होनी है, और वहां पर कल नतीजे डिक्लेयर हो सकते हैं। तो जाहिर तौर पर इस वजह से भी इस दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल, चलिए कैलाश, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे जो देहरादून से मिल रही है, जहां आउटसोर्स नौकरी के लिए ली जा रही सिक्योरिटी मनी पर रोक लगाई गई है। राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और नर्सिंग कॉलेजों में आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारियों को तैनात किया जा रहा है, जिसे अब सिक्योरिटी मनी नहीं देनी होगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने फर्म को नोटिस भी जारी किया था। साथ ही कर्मचारियों से सिक्योरिटी ले रही फर्म को नोटिस भी जारी किया गया था और कंपनी को 1 दिन में जवाब देने के साथ ही ब्लैक लिस्ट करने की चेतावनी भी यहां पर दी गई थी। तो ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। चलिए, और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ लगातार हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़े हुए हैं। कैलाश, जानना चाहूंगी, जिस तरीके से यहाँ पर जो सिक्योरिटी मनी है वो ली जा रही थी आउटसोर्स नौकरी के लिए, और उस पर अब यहाँ पर रोक भी लगा दी गई है, किस तरीके से ये सिक्योरिटी मनी ली जा रही थी और रोक किस तरीके से लगाई गई है और क्यों लगाई गई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसे सरकार की हम पहल कहेंगे, क्योंकि सरकार इस वक्त बहुत एक्शन मोड में है। यहाँ पर सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, तमाम कैबिनेट के जितने मंत्री हैं, हर मंत्री इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रहा है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की जहां तक बात की जाए, तो जाहिर तौर पर जिन लोगों को आउटसोर्स के माध्यम से किसी भी विभाग में लगाया जाता था, उनसे उसके एवज में पैसा वसूला जाता था। और आउटसोर्स ये होते थे क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट जो लोग हैं, उन लोगों को यहाँ पर रखा जाता है। तो जो प्राइवेट कंपनीज यानी ठेकेदार, अगर हम उसको कहें तो शायद गलत नहीं होगा, ठेकेदारों द्वारा कमीशन के तौर पर उन बेरोजगारों से पैसा लिया जाता था, तब जाकर उनको नौकरी प्रोवाइड होती थी। और जो पैसा उनका मुकर्रर किया जाता था, उतना पैसा भी उन लोगों को नहीं मिल पाता था। इसकी शिकायतें यहाँ पर कई बार यहाँ पर की गई, चाहे पूर्ववर्ती सरकार रही हो, मौजूदा सरकार रही हो। और अब यहाँ पर सरकार ने संज्ञान लिया है, और चिकित्सा विभाग द्वारा ही, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा ये पहल यहां पर हो चुकी है कि आउटसोर्सिंग द्वारा जो भी बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी, उन लोगों पर किसी भी तरह की कोई आउटसोर्सिंग कंपनी यहां पर उनसे पैसा नहीं वसूलेगी। और 1-2 कंपनीज को यहां पर नोटिस भी यहां पर जारी किए गए हैं। और जाहिर तौर पर अगर इस तरह की शिकायतें दोबारा आती हैं तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, ऐसा निर्देश जारी किए जा चुके हैं तमाम उन कंपनीज को। और मैं आपको बता दूं कि पहले भी यहां पर एक अगर मैं जो मौजूदा इस वक्त कैबिनेट मंत्री हैं रेखा आर्य, जब उनका पूरा जो कार्यकाल था उसमें भी वो कैबिनेट मंत्री थी, उनके कार्यकाल में भी एक ऐसा ही मामला देखने को आया था, जिस पर खूब बवाल हुआ था, क्योंकि आउटसोर्स कंपनियां लगातार पैसा ले रही थी। और जो
मौजूदा जो लोग हैं, मौजूदा जो यहाँ पर जो बेरोजगार हैं, उनको उतना पैसा नहीं मिलता था। तो ज़ाहिर तौर पर ये सब चीज़ें सरकार के संज्ञान में थी, हैं भी, और इसी वजह से इस तरह के अब एक्शन यहाँ पर लिए जा रहे हैं कि एक ओर तो लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, और ये उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड बेरोजगारी में नंबर 1 प्रदेश है, जो आंकड़े यहाँ पर बताते हैं। और उस एवज में अगर बेरोजगारों को रोजगार अगर आउटसोर्स के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है, और उसमें भी अगर उन लोगों से पैसा लिया जा रहा है, तो जाहिर तौर पर ये वाकई नाकाबिले यह सरकार के लिए भी, और सरकार ने इस मामले में गंभीर पूर्वक विचार किया है और अब इस तरह के निर्देश दिए गए। बिल्कुल कैलाश, लेकिन अब निर्देश दिए गए हैं और रोक लगाई गई है कि अब जो सिक्योरिटी मनी है वो नहीं ली जाएगी। क्या पहले जो सिक्योरिटी मनी ली जा रही थी उसकी इजाजत यहाँ पर थी आउटसोर्सिंग को? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ऐसे कई प्रकरण हुए हैं उत्तराखंड में कि जो आउटसोर्स जो कंपनियां होती हैं, बेसिकली आउटसोर्स कंपनियों को ठेकेदार शब्द अगर इस्तेमाल किया जाए तो गलत नहीं होगा। और जब भी ठेकेदारी प्रथा होती है तो जाहिर तौर पर कमीशन का खेल जरूर होता है, जो कमीशन कई कर्मचारियों को जाता है, कई अधिकारियों को जाता है, मिलीभगत इसे हम कह सकते हैं। और जो बेरोजगार हैं, बेरोजगारों को नौकरी चाहिए, लेकिन नौकरी लेने के एवज में उन लोगों को पैसा देना पड़ता है, जो लगातार वसूला जा रहा था। ये तमाम शिकायतें मिल रही थी शासन और प्रशासन को, जिसके बाद अब ये कड़े तौर पर एक्शन अब लिया जा रहा है सरकार द्वारा। खासतौर पर एक विभाग से शुरुआत हुई है, चिकित्सा शिक्षा विभाग से, लेकिन हमें उम्मीद है, और हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि सरकार ऐसे जो जितने भी विभाग हैं उत्तराखंड में, हिमांशा, उन जहां पर आउटसोर्स के माध्यम से यहाँ पर लोगों की आवश्यकता है, तो जाहिर तौर पर इन तमाम चीजों पर अब रोक लगने वाली है। इसको लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही है, और ये जो यहाँ पर जो सबसे पहला एक्शन लिया गया है चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा, ये इसका जीता जागता प्रमाण है। बिल्कुल, चलिए कैलाश, तमाम जानकारी और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। श्री राम मंदिर गर्भगृह के शिलान्यास पर वित्त एवं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने खुशी जाहिर की है। पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी को उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए प्रयासरत बताया है, और राम मंदिर आंदोलन के दौरान खुद की भूमिका का जिक्र करते हुए उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संघर्ष करने वालों को सम्मान मिला। बता दें कि राम मंदिर आंदोलन में मंत्री प्रेमचंद के योगदान को लेकर ऋषिकेश में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया। अपने मंदिर में गया, मैंने भगवान का आभार व्यक्त किया। हे प्रभु, ये तेरी लीला है कि तेरे मंदिर के निर्माण में जो जो लोग लगे थे, जिन्होंने संघर्ष किया था, वो आज दुनिया में उनको अच्छा सम्मान मिल रहा है। और जिन लोगों ने राम के प्रति अनादर की भाव रखे थे, आज वो दुनिया में बहुत नेपथ्य में चले गए हैं। ये भगवान राम की लीला है, और ये भगवान राम के प्रति निश्चित रूप से हम सबकी आस्था ऐसी बनी रहे। बिल्कुल, चलिए, और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित कंडियाल जुड़ गए हैं। अमित, श्री राम मंदिर गर्भगृह के जो शिलान्यास पर वित्त एवं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने खुशी जाहिर की है, साथ ही पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी को उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए प्रयासरत भी बताया। जी, जैसा कि श्री राम मंदिर गर्भगृह शिलान्यास का कार्यक्रम था कल, और उसके उपलक्ष्य में जो प्रेमचंद अग्रवाल है, वित्त एवं शहरी विकास मंत्री है उत्तराखंड सरकार में, इन्होंने काफी खुशी जाहिर की। साथ ही जो कार्यकर्ता है, इन्होंने उनका भव्य स्वागत किया, क्योंकि जो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल है, उनका और उनके परिवार का इस जो श्री राम मंदिर निर्माण में काफी योगदान रहा। वो कार सेवा समिति में भी रहे, और काफी जगह उनको जेल भी जाना पड़ा इस संघर्ष में, और उसको लेकर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही उन्होंने इस उपलक्ष्य में कहा है कि मीडिया से बात करते हुए कि जो मोदी और योगी की जोड़ी है, वो देश को बेहतर एक दिशा देने में काम कर रही है। चाहे वो राम मंदिर का काम हो या किसी भी बड़े मुद्दे में अपना फैसला लाना हो, वह जो जोड़ी है वो देश की सही दिशा और सही दशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ग्वालदम में आयोजित 2 दिवसीय पर्वतीय पत्रकार एसोसिएशन के अधिवेशन का बुधवार को नई कार्यकारिणी के गठन के साथ ही समापन हो गया। नवगठित कार्यकारिणी को संगठन के संरक्षक ललिता प्रसाद लखेड़ा ने मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री और वर्तमान बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी की मौजूदगी में शपथ दिलाई। बता दें कि यहां एक बार फिर सर्वसम्मति से वरिष्ठ पत्रकार सुभाष पिमोली को अध्यक्ष चुना गया है। समापन समारोह पर अपने उद्बोधन में बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी ने कहा कि पत्रकार और विपक्ष यदि सजग न रहे तो सरकारें निरंकुश हो जाएंगे।
उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में पत्रकार जिन विषम भौगोलिक परिस्थितियों में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, वो एक मिसाल है। पत्रकारों को तहसील स्तर पर मान्यता दिलाने, 50 वर्ष पार होने पर पेंशन और पत्रकार कल्याण कोष के जरिए पत्रकारों को हर संभव मदद दिलाने का मुद्दा सदन में उठाएंगे। पत्रकार एसोसिएशन का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने आज अपने समापन समारोह में मुझको बुलाया है। और जो पत्रकार हमारे विशेषकर पहाड़ी प्रदेश के हैं उत्तराखंड में, उनका जीवन बहुत कठिन भरा जीवन है, कांटों भरा जीवन है। पहाड़ की जो विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वहां पर पत्रकारिता करना अपने आप में बहुत असंभव है। नदी, नाले, झरने, पहाड़, तो इस तरह से जा कर के और दूर दूर जा कर के आपदा के अंदर खबरें लाना, गरीब, असहाय, लाचार, परेशान को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस बात के लिए मैं पत्रकार एसोसिएशन को धन्यवाद करना चाहता हूँ। बाजपुर में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम समुदाय का युवक एक विवाहिता महिला को लेकर फरार हो गया, जिसके बाद महिला के पति और ग्रामीणों ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस का घेराव किया और युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बता दें कि बाजपुर के ग्राम बरहैनी निवासी एक व्यक्ति ग्रामीणों और विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस के साथ कोतवाली पहुंचा, जहां उसने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके गांव का निवासी मुस्लिम समुदाय का एक युवक उसकी पत्नी को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने के लिए ले गया है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस ने कहा कि लव जिहाद का मामला आए दिन सामने आता है और ऐसे में आरोपी युवक पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे लव जिहाद की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। वहीं सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि महिला की तलाश की जा रही है, जल्द ही महिला को बरामद कर लिया जाएगा और घटना के आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायालय भेजा जाएगा। क्षेत्र से एक महिला, शादीशुदा महिला और घर से 3 दिन पहले लापता हो गई थी। उसके हमने जब जांच पड़ताल करी तो उनका बरहनी से हल्द्वानी बस अड्डे तक जाना और उसके बाद वहां से बस में बैठकर कहीं अन्य जगह पर जाना प्रकाश में आया है। इसमें जो व्यक्ति उनको बरहनी से हल्द्वानी लेके गया है, वो मुमताज़ नाम का एक व्यक्ति है। उससे हमने पूछताछ की है, बट उसका ये कहना है कि अभी आसपास रहने के कारण, जान पहचान के कारण महिला ने उसको वहाँ ड्रॉप करने के लिए कहा था। इसी के साथ कुछ कॉल्स डिटेल्स हमने देखी हैं, जिसमें 4 संदिग्ध नंबर हमने देखे हैं। उन चारों नंबर पे हमने अपनी टीम रवाना कर दी है और जल्दी ही इसमें उचित कार्रवाई करके लड़की की बरामदगी हम लोग कर लेंगे। राजधानी देहरादून में हर साल हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए मेलों का आयोजन किया जाता है और इस बार देहरादून के रेसकोर्स प्लेग्राउंड में नेशनल हैंडलूम एक्सपो का आयोजन किया गया। हैंडलूम एक्सपो 5 जून तक चलेगा, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के सर्वश्रेष्ठ हथकरघा उत्पाद, बेहतरीन साड़ियां, बेडशीट और ड्रेस मटेरियल बेहद अच्छे और सस्ते दामों में उपलब्ध हैं। मौके पर पहुंचकर हैंडलूम एक्सपो का जायजा लिया IND 24 के देहरादून ब्यूरो चीफ अजीत नेगी ने। बनारस की साड़ी, राजस्थान के प्रिंट के पर्दे, उत्तराखंड के गर्म कपड़े और कांजीवरम की सिल्क साड़ियाँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेशनल हैंडलूम एक्सपो की, देहरादून में, जो इस समय रेसकोर्स में उद्योग विभाग के तत्वाधान में डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम के माध्यम से विगत वर्षों की भांति इस बार भी 23 मई से लेके और 5 जून तक देहरादून में आयोजित किया जा रहा है। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें विभिन्न प्रांतों के लोग, उत्तराखंड के अतिरिक्त 15 अलग अलग स्टेट, जिसमें जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल तथा काफ़ी जगहों से काश्तकार यहाँ पे आए हैं और अपने अपने प्रोडक्ट को यहाँ विभिन्न स्टॉलों से प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ लगभग 100 के लगभग यहाँ पे स्टॉल हैं। इस एक्सपो की जो अहमियत है, बुनकरों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत है इसकी, क्योंकि प्रत्येक प्रदेश से, अलग अलग स्टेटों से कहीं उनकी अपनी दुकानें, सोसाइटियाँ आती है और हैंडलूम से संबंधित जो भी सामान है यहाँ पर पूरा उपलब्ध होता है। जैसे हैंडलूम की साड़ियाँ हैं, ड्रेस मटेरियल है, वॉल हैंगिंग है और अदर जो भी चीज़ें हैं, बास्केट है, टोपी हैं, हैंडलूम के बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध रहती है और लोग इस मेले का, एक्सपो का इंतज़ार करते हैं पूरे वर्ष में। यहाँ के लोकल बुनकर छिनका चमोली में, चमोली के छिनका गांव में ये काम होता है।
तो ये लोग जो है स्वयं ऊन का धागा बना के कताई करके वस्त्र बनाते हैं। तो ये लोग जो है बुनाई के एकदम से जिसको बोलते हैं नींव से जुड़े हुए हैं और इनको बुनकरों को इस धागा को बनाने में, ऊन की छटाई करने में बहुत मेहनत पड़ती है। भिन्न भिन्न प्रकार के ये लोग वस्त्र बनाते हैं, जैसे कोट का कपड़ा है, पंखी है, शॉल है, मॉफलर है। जैसे हम लोग ये हैंड स्पिन यार्न का ही यूज़ करते हैं। तो हमारे यहाँ पे थीम दिखाने का, बुनकर को इस प्रकार, मतलब सब पब्लिक को ही दिखाने का है कि इस प्रकार से धागा बना के वस्त्र तैयार किया जाता है। हम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एम्पोरियम मृगनैनी से आए हुए हैं, नोएडा ब्रांच से। यहाँ पे सर हम जो लाए हुए हैं, यहाँ पे बाटिक साड़ियाँ, सूट, बाग प्रिंट सूट, बाग प्रिंट साड़ियाँ और टसर सिल्क की साड़ियाँ वगैरह लाए हुए हैं सर। मलबरी सिल्क की साड़ियाँ हैं और इंडिगो सूट वगैरह सारे लाए हुए हैं। ये सर देख सकते हैं, दावू प्रिंट, ये सब मतलब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ है। यहाँ नेशनल हैंडलूम एक्सपो का यहाँ पे मिला जुला लोगों का अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया है, लोगों के अलग अलग अनुभव है। आयोजकों का मानना है कि ये इस बार जो ये एक्सपो है ये काफ़ी सफल रहा है और आगे उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में इस तरह के एक्सपो जहाँ बुनकरों को फ़ायदा देंगे, साथ ही लोगों को इस प्लेटफॉर्म में अच्छे उत्पाद देखने को मिलेंगे। कैमरामैन मयूर के साथ अजीत नेगी, ND24 देहरादून। चलिए आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ यात्रा में घोड़े खच्चरों की मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। मात्र 26 दिनों की यात्रा में 103 पशुओं की मौत हुई है। पशुओं की मौत का कारण पशुपालकों की लापरवाही सामने आ रही है। पशुपालक 18 किलोमीटर पैदल मार्ग पर पशुओं को चारा दाना नहीं खिला रहे हैं, उन्हें पानी तक नहीं पिलाया जा रहा है और ऐसे में पशुओं का स्वास्थ्य खराब हो रहा है और उनकी मौत हो रही है। फिलहाल मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने ऐसे पशुपालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर 20 सदस्यीय टास्क फोर्स टीम का गठन किया है, जिन्हें यात्रा मार्गों पर विभाजित किया गया है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष रावत ने बताया कि चारा दाना और पानी नहीं मिलने से पशुओं के पेट में गैस बन रही है और वे दर्द से मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पशुपालक अपने पशुओं के प्रति गंभीर नहीं है। ये ऊखीमठ के रहने वाले हैं। इनके द्वारा अपने इनके पशु का 2 दिन पहले भी इलाज किया गया था और वो बीमार था, उसके बावजूद इनको जिसे पकड़ा गया तो उस समय ये जो है यात्रा में पशु को अपने लेकर के जा रहे थे और उसके बाद पुनः उसकी तबीयत बिगड़ी और फिर दोबारा वो वहाँ पर चिकित्सा के लिए उनको चिकित्सालय में लाया गया। तब उस समय इनके खिलाफ कि वो बीमार पशु को यात्रा में जबरदस्ती लेके जा रहे थे, एक इनके खिलाफ हमारे द्वारा FIR दर्ज कराई गई है। इसके अलावा एक मोहम्मद शहबाज हैं, निवासी बिजनौर के, वयस्क पुरुष, और इसके अलावा उनके साथ में एक 12-13 वर्ष की आयु का एक बच्चा और उनके द्वारा बैठा था और अधिक भार उसके ऊपर बहुत अधिक भार उस छोटे से खच्चर के ऊपर उन्होंने डाला था। तो अधिक भार को वहन करने की जबरदस्ती वहन कराया जा रहा था, इनके खिलाफ भी हमारे द्वारा FIR दर्ज कराई गई। विगत 30 मई को बेंगलुरु कर्नाटक में किसान सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत पर हमला किए जाने और स्याही फेंकने के विरोध में देश भर के किसानों में रोष है। चौधरी राकेश पर हुए हमले के विरोध में उत्तराखंड में भी संयुक्त किसान मोर्चा संगठन में भारी रोष है। किसानों ने कर्नाटक पुलिस पर राकेश टिकैत पर हमला कराए जाने की साजिश किए जाने का आरोप लगाया है। मंगलौर में भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मंगलौर कोतवाली का घेराव कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उन्होंने कर्नाटक पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिलाध्यक्ष विजय शास्त्री ने कहा कि चौधरी राकेश टिकैत पर कर्नाटक पुलिस की साजिश के तहत ही हमला किया गया। भाजपा किसानों की आवाज को दबाना चाहती है। कर्नाटक में राकेश टिकैत पर हमला हुआ और कर्नाटक पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रही। उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया। सरकार ने अगर जल्द ही कर्नाटक पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो देश भर के किसान सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। आप पे जो शाही गिरी गई बंगलौर में, उसके एवज में जो चौधरी नरेश टिकैत जी का हुक्म था, क्योंकि किसान भड़क गया था, पूरे देश का किसान भड़क गया था, तो कल चौधरी नरेश टिकैत जी ने आपातकालीन मीटिंग बुला के सिसोली में सभी किसानों को शांत किया और सबको कहा ज्ञापन दिए जाएं DM के पास,
तो सबसे नज़दीक पॉइंट जो मंगलौर में विजय शास्त्री जी ने ये रखा था, तो पूरे हरिद्वार जिले का किसान यहाँ पे आज इकट्ठा हुआ है और आज ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन के बाद जो भी आदेश सिसोली से आएगा उस आदेश पे पूरे हरिद्वार जिले का किसान फूल चढ़ाएगा, चाहे वो रोड जाम करने का हो, चाहे थाना घेरने का हो, चाहे डीएम का घेराव हो, कुछ भी करना पड़े, गोली भी खानी पड़े, तो हरिद्वार का किसान इसलिए तैयार है। कल चौधरी साहब को जो वहाँ स्याही फेंकी गई, माइक से हमला किया गया, ये सरकार की सोची समझी साजिश है और उसे देख कर यहाँ किसानों में पूरा रोष पैदा हो गया और हम तो कदम कोई और ही उठाते, पर हमें जैसा हाईकमान से आदेश मिला हम उसके अनुसार आज यहाँ ज्ञापन देने के लिए सब लोग पहुंचे और आनंद फानन में कोई तैयारी भी नहीं थी। जिसको भी पता लगता रहा अपनी इच्छा से सब लोग यहाँ पहुंचे और आज ये ज्ञापन दिया जा रहा है। ये भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जो किसान हैं, राकेश टिकैत जी के साथ जो बेंगलुरु में स्याही फेंकने की घटना हुई है उसके विरोध के संबंध में यहाँ पर आके लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित है। ज्ञापन को उचित माध्यम से चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।